हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे और बढ़िया एकदम मस्त होंगे। ये कक्षा 11वीं से तुम्हारा पहला जो अध्याय है आपका सेट सेट यानी कि समुच्चय समुच्चय से रिलेटेड तुम्हारा ये पहली यानी कि समुच्चय की समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए जो तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो सेट से रिलेटेड होती है यानी कि सेट की फुल डेफिनेशन वो क्या है आपको यहाँ बताने के लिए मैं अपना लेक्चर लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से हमारे लेक्चर के साथ में जुड़े रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि समुच्चय आई मीन सेट क्या होता है। एक्चुअली सेट आई मीन समुच्चय जो होता है एक इस प्रकार का एक सिस्टम होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम या संख्याएं आपकी कॉमा दर कॉमा वाइज अरेंज की जाती हैं और एक समूह बना के रख दिया जाता है। ठीक है, तो समूह जो आपका होता है वो समूह के अंदर जो वस्तुएं आपकी पाई जाती है वो करली ब्रैकेट यानी कि मजली ब्रैकेट के साथ तुम्हारा पुट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखो, यहाँ पर तुम्हारे क्या दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारे विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जैसे ए टू एक्स बीटा और थीटा, ये इस प्रकार की जो अलग अलग चीज अलग अलग तुम्हारी संख्याएं और अक्षर दिख रहा है, ये तुम्हारे कॉमा दर कॉमा वाइज दिया। उसके बाद में ये जो आपका एक समूह बना, समूह को करली ब्रैकेट यानी कि मजली ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। अब ये जो चीज आपकी बनी वही है कोई एक समुच्चय। अब किसी एक समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी एक कैपिटल लेटर यानी कि ए बी सी डी में से किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को इतना ज्यादा है कोई समुच्चय क्या होता है उसे किस चीज से डिनोट करते हैं। अब इतना हो जाने के बाद में आप जानते हैं किसी समुच्चय के अपने जो सदस्य होते हैं उसके जो एलिमेंट होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, अंदर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ये चीज है। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हमें किस प्रकार से यानी किसी भी समुच्चय के अपने सदस्य को दर्शाने के लिए हमें किनका यूज करना पड़ता है उस चीज को बताते हैं। ठीक है, तो वो देखो किसी भी समुच्चय के अपने जो एलिमेंट्स होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स जो होते हैं ए बी सी इत्यादि में से किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, अब एक चीज बताएंगे आपको समुच्चय के कितने रूप होते हैं। एक्चुअली समुच्चय दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है रोस्टर रूप, दूसरा होता है उसका निर्माण रूप। ठीक है, निर्माण रूप जो होता है निर्माण रूप से ही आप रोस्टर रूप बना के तैयार कर देंगे। तो पहले निर्माण रूप को समझ लेना। ठीक है, निर्माण रूप आपका इस प्रकार का फॉर्म होता है जैसे ये तुम्हारा एक समुच्चय है। ठीक है, अब इस समुच्चय को इसे डिनोट किया गया है मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो एलिमेंट्स होगा वो डेफिनेशन के हिसाब से ए से डिनोट किया जाएगा। आप एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, आप ए से डिनोट कर रहा है, ठीक है, ए से डिनोट किया, उसके बाद में ए बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर मतलब ये कह रहा है ए सच दैट ए ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, एन से। कैपिटल एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब ये हुआ कि इस समुच्चय ए का जो अपना ए है वो जो इसका अपना सदस्य है वो क्या है, वो समुच्चय एन का एक अवयव है यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का एक सदस्य है। मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट अंदर सारे नंबर्स को हम बिछा डालेंगे तो वो तुम्हारा एक नया रूप, ये जो सेट है एक नया रूप ले लेगा। वो रूप तुम्हारा कैसा होगा, वो 1, 2, 3 जैसा होगा और ऐसे ही तुम्हारे सारे एलिमेंट्स कामा वाइज लिखे होंगे और वही रूप ही बनकर तैयार होगा रोस्टर रूप। यानी कि निर्माण रूप में ही तुम्हारा रोस्टर रूप छुपा होता है। तो ये जान गए कि समुच्चय कितने रूप के होते हैं, दो रूप के, निर्माण रूप और रोस्टर रूप। अब निर्माण रूप की अगर आपको ये जो कंडीशंस दी होती है, परिभाषा दी होती है, ठीक है, ये समस्या दी होती है, उस समस्या को अगर आपने समझ लिया तो उसी समस्या के हिसाब से एलिमेंट आप ज्ञात कर पाओगे कि वो किस प्रकार के हैं, क्या नंबर है। उन्हीं नंबर को आप कॉमा दर कॉमा आप दिखाएंगे तो आपका बन के तैयार हो जाएगा एक सेट जिसे रोस्टर रूप कहेंगे। तो ये होगी सेट की इतनी जानकारी। ठीक है, अब समुच्चय के सदस्य को जानते हैं। किसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या को उसी समुच्चय, मान लेते हैं वो समुच्चय तुम्हारा ए है तो उसके सदस्यों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार से अब ये तो हो गया मान लो समुच्चय के सदस्यों की संख्या जिसे एन से डिनोट किया। अब इसी प्रकार कोई सेट बी हो तो उसके सदस्यों की संख्या आप कैसे निकालोगे, एन बी, वो एन बी से डिनोट की जाएगी। निकालने के लिए तो आपका काउंटिंग करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब कुछ प्रमुख समुच्चय यहाँ पर दिया है। ठीक है, जैसे कैपिटल एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, ये तुम्हारे क्या, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये तुम्हारा पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। ये तुम्हारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ये आपका धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि समुच्चय हमारे ये यहाँ पर ये दिए गए हैं, ये सभी शर्त के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में रिक्त समुच्चय क्या होता है इस चीज को देखते हैं। रिक्त समुच्चय एक्चुअली ऐसा समुच्चय होता है कि जिसमें करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो वो खाली समुच्चय है, इसीलिए उसे रिक्त समुच्चय बोला गया। रिक्त समुच्चय को आप नल सेट या नल
नल सेट या एम्पटी सेट ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में द एम्पटी सेट बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिक एक अनोखा प्रकार का सेट होता है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखो किसी भी रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई के अतिरिक्त किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा ए यहाँ पर काट दिया गया है। इससे इतना हो जाने के बाद में निश्चित अनिश्चित समुच्चय एक्चुअली होता क्या उस चीज को बताते हैं। ठीक है, निश्चित समुच्चय तुम्हारा ऐसा समुच्चय होगा जिसमें सदस्यों की संख्या यानी कि उसी समुच्चय के सदस्यों की संख्या तुम्हारी गिनती में बिल्कुल होगी कि 1 है कि 3 है कि 10 है कि 50 है। ठीक है, अनिश्चित समुच्चय तुम्हारा ऐसा समुच्चय होता है जिसमें उसके सदस्यों की संख्या अनगिनत मौजूद होगी जिसे आप गिन नहीं सकते हैं वो चीज। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में जिससे अगर देखा जाए यहाँ पर n जो नेचुरल नंबर है ना आपका अनिश्चित समुच्चय होगा, उसमें आप प्राकृतिक संख्याओं को गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से अगर देखा जाए निश्चित समुच्चय, तो ये आपका निश्चित समुच्चय रखा है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की संख्या 1 2 3 4 5 दी, ये तुम्हारा निश्चित हो गया, ये अनिश्चित समुच्चय है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो प्राय सभी अनिश्चित समुच्चय हैं। इतना हो जाने के बाद में ये आपकी डेफिनेशन खत्म। ठीक है, अब समान समुच्चय क्या होता है उसी को जान लेते हैं। कोई दो समुच्चय मैंने इस प्रकार से लिए, ठीक है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय समान है। ऐसा क्यों? क्योंकि समान समुच्चय होने के लिए दोनों समुच्चय में चाहिए होता है कि उसमें अवयवों की संख्या तुम्हारी गिनती में समान हो, उनके चेहरे समान हो, मतलब वो देखने में आपको बिल्कुल सेम लगे। इनके देखो चेहरे समान है, 2 5 और के, 2 5 और के सभी देखने को मिल रहा है। इतना हो जाने के बाद में तुम्हें हाँ एक चीज ये भी बताते हैं, किसी भी समुच्चय में उसके सदस्यों का क्रम यानी कि कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, उसे कैसे भी यहाँ वहाँ उठा बैठा के रख सकते हो। उसमें कोई भी मतलब उसके किसी समुच्चय के सदस्य जो होते हैं वो अपने क्रम पर डिपेंड नहीं करते, कहीं पर भी किसी को रख दो, लेकिन अगर वही आपके एलिमेंट पाए जा रहे हैं, वही चेहरे पाए जा रहे हैं और उनकी संख्या भी समान है तो इसका मतलब वो दोनों समान समुच्चय होंगे। जैसे ये है, देखो क्रम बदल दिया गया, यहाँ वहां कर दिए गए एलिमेंट्स, लेकिन आपके है बराबर। ठीक है, अब अगर इसे ए माने इसे बी माने तो इसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। अब इसी प्रकार से अगर बी एलिमेंट में यानी बी सेट में जिसे मैंने इसे माना है उसमें अगर एक और अगर हम एलिमेंट मान लेते हैं कि के के बाद में 7 है, तो देखो 5 2 के ये तो इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा बी का एलिमेंट 7 हो जाएगा जो इसमें नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी उसे नोटेशन के तौर पे लिखेंगे, ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? किन्हीं दो सेट के बीच में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं वो दोनों सेट ए और बी इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है उप समुच्चय की कंडीशन ये होती है कि देखो ए का देखो ए का ये एलिमेंट दिखाया जा रहा है स्मॉल ए। ठीक है, ए का एलिमेंट होगा और ए का मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है ना बी से बिलोंग्स करे तो ए तुम्हारा बी का उप समुच्चय कहलाया गया है। और उप समुच्चय ए उप समुच्चय बी इसे ऐसे लिखते हैं, उप समुच्चय की चिन्ह। ठीक है, ए उप समुच्चय बी, ये चीज इंप्लाइज कर रहा है कि ए तुम्हारा बी का उप समुच्चय तभी होगा जबकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से बिलोंग्स करेगा। तो ये इतना डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब देखिए ना इसे यहाँ पर प्रैक्टिकल के हिसाब से दिखाते हैं। ये मान लिया मैंने ए सेट लिया, अब ये तुम्हारा बी सेट है। ठीक है, बी के 2 रूप ले लिए, एक ये है। ठीक है, तो देखो इसके दोनों एलिमेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं तो ये इसका ए तुम्हारा बी का उप समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 तुम्हारा 1 2 ये पाए जा रहे हैं, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं पाया जा रहा है, तो हम ए को इसका क्या कह सकते हैं उचित उप समुच्चय भी कह सकते हैं, उप समुच्चय भी, दोनों भी चीज कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं उचित उप समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उचित उप समुच्चय में क्या होता है कि ए देखो सबसे पहले उचित उप समुच्चय को इस प्रकार से लिखते हैं कि ए उचित उप समुच्चय बी, और इसमें क्या होता है कि कम से कम एक बी का एलिमेंट, ये बी स्मॉल बी इसका एलिमेंट होगा, कम से कम एक बी जो कि ए बी से कम से कम एक बी ऐसा भी जो इस कैपिटल बी का एलिमेंट होगा जो ए में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का तुम्हारी जो डेफिनेशन बनेगी, इस प्रकार की कंडीशन को फॉलो करने वाले जो ए और बी होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसमें से ए तुम्हारा बी का उचित उप समुच्चय कहलाएंगे। जैसे देखना मैंने ए ये लिया बी ये लिया, ठीक है, इतना लेने के बाद में ए में देखो 1,2, बी में 1,2,3, अब इसमें 1,2 1,2 दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट है जो ए में नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये ए बी का उचित उप समुच्चय हुआ, उचित उप समुच्चय की ये साइन है। ठीक है, कुछ राइटर्स और टीचर्स वगैरह इस चीज की जगह पे ये साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं अपने तौर तरीके से चल रहा हूँ। ठीक है, ये भी चीज सही है वो भी सही है। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद में एक चीज ये बताते हैं यहाँ पर बी ए का एसएस यानी कि बी ए का सुपर सेट कहलाता है। वो भी कब कहलाएगा, जब ये तुम्हारा बी जो हो, जब ए तुम्हारा बी का उचित उप समुच्चय बने, जब ए बी का उचित उप, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ए बी का उचित उप समुच्चय है तो यहाँ पर बी तुम्हारा ए का सुपर सेट कहलाएगा, क्योंकि बी तुम्हारा ए को अपने में रख रहा है, अपने पास पना दिए हुए है, इसलिए उसका अपना वो क्या कहते हैं उसके लिए सर्वमान्य चीज है।
ये समुच्चय है वो उसी में मौजूद है, तो बी ए का यहाँ पर सुपर सेट कहलाएगा। इतना हो जाने के बाद में देखो कुछ प्रमुख उचित उप समुच्चय, अभी यहाँ पे देखो ये कुछ प्रमुख उचित उप समुच्चय आपको दिखाया जा रहा है, जैसे एन जेड क्यू आर टी और ये सारी चीजें आपकी दिखाई जा रही है। देखो एन उचित उप समुच्चय जेड, एन तुम्हारा नेचुरल नंबर ये मैंने दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में जेड, जेड आपका ये होता है, ठीक है, +1 +2 -1 -2 ऐसे जा रहा है। तो इसमें देखो ये तुम्हारा ये इसका उचित उप समुच्चय इसलिए है क्योंकि जेड में तुम्हारे ये सभी पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जेड है जो तुम्हारे इसमें है ही नहीं, तो ये तुम्हारा इसका उचित उप समुच्चय बना। अब इसी प्रकार से जेड क्यू का उचित उप समुच्चय होगा, क्यों? क्योंकि जेड, अब देखो मैंने ये क्यू सेट लिया है, ठीक है। अब क्यू सेट में तुम्हारे सारे जेड पाए जाएंगे। जेड तुम्हारी ये है +1 +2 0 -1 -2 +1 +2 0 -1 -2, और उसके साथ साथ ये फ्रैक्शंस भी दिए हैं जो तुम्हारे इसमें जेड में पाए ही नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये जेड सारा का सारा इसमें समाहित है, लेकिन इसके बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो इसलिए जेड तुम्हारा क्यू का उचित उप समुच्चय बना। अब ऐसे ही तुम्हारे क्यू आर का बन जाएगा, ठीक है, क्यू और आर ये जैसे दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से टी इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे क्यू तुम्हारा आर का, क्यू क्या होगा, आर को उचित उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से टी यानी कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय तुम्हारा जो है ना इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उचित उप समुच्चय बनेगा। ये चीज आप खुद समझ सकते हैं सेट दिए गए सेट के हिसाब से। अब आगे देखो एन तुम्हारा जो है ना, एन क्या है, उचित उप समुच्चय नहीं है, काट है ना उचित उप समुच्चय, मतलब एन तुम्हारा टी का यानी कि अपरिमेय संख्याओं का उचित उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि एन में तुम्हारे पाए जाते हैं 1, 2, इतना। अब देखो अपरिमेय संख्या तुम्हारी स्क्वायर रूट के अंदर तुम्हारी ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन 1 के बाद मतलब डेसिमल के बाद में खत्म ही नहीं हो रहा होता, मतलब अपरिमेय संख्या है तुम्हारी, इसमें तुम्हारा ये बिल्कुल नहीं पाया जा रहा, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा, तो ये इसका उचित उप समुच्चय बिल्कुल नहीं बन सकता है। इतना हो जाने के बाद में फिर आगे देखो क्या होगा। अभी देखो घात समुच्चय, घात समुच्चय को अंग्रेजी में पावर सेट बोलते हैं। इसकी अपनी डेफिनेशन जो होती है इस प्रकार से होती है, घात समुच्चय में, घात समुच्चय एक्चुअली क्या होता है इस चीज को बताते हैं। घात समुच्चय क्या होता है कि उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब ये हो गया किसी एक कोई एक जैसे तुम कोई एक समुच्चय मान लेते ए दिया गया, ठीक है। अब उस एक समुच्चय जैसे मान लेते ए एक समुच्चय है, अब इस समुच्चय के अपने जितने भी उप समुच्चय बने, ठीक है, जितने भी उप समुच्चय बने उन समुच्चयों को जो समुच्चय बनेगा वही बनता है क्या, उसी समुच्चय का घात समुच्चय। जैसे ए यहाँ पे ये दिया है, इसके उप समुच्चय अगर देखे जाए तो एक तुम्हारा करली ब्रैकेट के अंदर 1 जाएगा, जैसे ये हुआ करली ब्रैकेट के अंदर 5 जाएगा, फिर करली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा जाएगा, ठीक है, और फिर एक एम्प्टी सेट होगा। इन चारों सेट को मिलाने पर जो तुम्हारा एक नया सेट बनेगा वो इसी सेट का पावर सेट कहलाएगा, मतलब घात समुच्चय। पावर सेट को पीए से डिनोट करते हैं और ये आपका बन के तैयार है। एक चीज यहाँ से देखने को मिल रही है, किसी संख्या का देखो एम्प्टी सेट और ये यही सेट, ये पूरा यही सेट मिल रहा है, ठीक है, और ये एम्प्टी सेट हमेशा याद रखना किसी भी समुच्चय का एम्प्टी सेट यानी कि जो रिक्त समुच्चय होता है, जो 5 होता है, वो हमेशा प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और उसी के साथ साथ में ये भी याद रखना कोई जो समुच्चय होता है वो स्वयं का एक उप समुच्चय होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये पूरा वही सेट रखा है, तो ये जो है ना इसी समुच्चय का एक उप समुच्चय यहाँ पर था, तो इस चीज को याद रखना, कोई समुच्चय हमेशा अपने स्वयं का यानी कि स्वयं का उप समुच्चय कहलाता है। इतना हो जाने के बाद में चलो यहाँ से खत्म है, अब आ गया है नंबर ऑफ पीए। अब यहाँ पे पीए यानी कि घात समुच्चय, पीए जो है ना इसका नंबर कैसे निकाले, मतलब इसमें सदस्यों की संख्या कैसे क्या है ऐसे कैसे जाने, इसके लिए फॉर्मूला होता है एनपीए = 2 की पावर m, जहाँ m क्या होता है ए समुच्चय के अवयवों की संख्या, यानी कि m = नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में उपस्थित सदस्यों की संख्या। अब देखा जाए तो ए में सदस्य कितने मौजूद थे, 1 2, तो यहाँ पर तुम्हारे ये 2 हो जाएगा, यानी कि m 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पर m की जो 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, अगर देख लो पीए में तुम्हारे 1 2 3 4 एलिमेंट बने। ये आपका फॉर्मूला होता है घात समुच्चय में, किसी घात समुच्चय में पावर सेट में उसके अवयवों की संख्या जानने के लिए, ठीक है। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद में सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है इस चीज को बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि सर्वनिष्ठ जो समुच्चय होता है उसी कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इतना हो जाने के बाद में एक चीज बताते हैं कि देखो सर्वनिष्ठ समुच्चय के साथ में जो विभिन्न प्रकार के तुम्हारे समुच्चय कुछ क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो उन समुच्चयों को जो अपना सम्मिलन होता है या उन सभी समुच्चयों को मिला देने के बाद में जो एक नया समुच्चय बनता है वही तुम्हारा कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय। या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है वो उसके साथ में दिए गए विभिन्न प्रकार के जो उसके उपसमुच्चय होते हैं उनके मिलने पर वो खुद वही सर्वनिष्ठ समुच्चय बनता है, या एक जो नया सेट प्राप्त होगा वो उसी का उपसमुच्चय होगा। ये चीज होता है, ठीक है। तो ये प्रायः तुम्हारा अभी जब क्वेश्चन चलेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय से रिलेटेड तब ज्यादा आपको ये सीखने को मिलेगा। इसके बाद हम बताते हैं एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय तुम्हारा ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ 1 मिलती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये एकल समुच्चय है, ठीक है, ये भी एकल समुच्चय है, ये चीजें, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखते हैं कुछ बचा तो नहीं है सेट में। हमारे ख्याल से कुछ नहीं बचा।
ना लेक्चर में यहाँ पर नहीं बचा और ना ही तुम्हारा सेट की कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा कुछ छूटा ही नहीं। ठीक है, मैंने बहुत ही संभाल के अच्छे से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को चुन चुन के रखा था। इसलिए आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कुछ भी करें, और उसके साथ साथ अपने नए नए फ्रेंड्स वगैरह जो भी हो जो पढ़ने लायक हो उन्हें भी शेयर करें, ताकि वो लोग इस प्रकार के नॉलेज को मतलब हायर कर सके, प्राप्त कर सके। उसके बाद में हमारे आगे आगे जो अगला लेक्चर आने वाला है तो उस लेक्चर को समझने के लिए ये जो चीज़ आपकी ज़रूरी थी वो भी उन्हें मिल सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।